हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टर्स बैच का आज हमारा 11वां दिन है और 11 दिन आप लोगों को रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं और आज आपका मैथ्स का और फिजिक्स का क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर सिलेक्टर्स बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें अभी तक जितने टॉपिक मैंने कवर किए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि आपका जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है उसमें से मुख्य जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको हमें डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर जो टॉपिक हम 2 लेकर के चल रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा जो है बच्चों आप देख पा रहे होंगे, रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत है। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डी इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। दूसरा है सोडी समूह विस्थापन नियम, सोडी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों नियम हैं और उनके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 टॉपिक और बचता है बच्चों, अर्ध आयुकाल और औसत आयु। उनके बेसिस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उन टॉपिक पर फोकस करना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इजी चीज़ें हैं उनको तो सब लोग लर्न ही कर लेते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि हमारा ये बच्चों रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत क्या है। आइए समझिएगा। देखो बच्चों, आपको सिखाया जाता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, सीख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आपको पता है बच्चों स्वतः वेधी किरणें निकलती रहती हैं अपने आप। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उसमें से हमेशा वेधी किरणें निकलती रहती हैं। तो कहा जाता है कि जब तक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने अस्थायित्व को ना प्राप्त कर ले, जब ना अपने अस्थायित्व को ना प्राप्त कर ले तब तक उसमें से अस्थायी नाभिक वाले, ध्यान देना बच्चों, अस्थायी नाभिक वाले अल्फा, बीटा तथा गामा कणों का उत्सर्जन करता रहता है और इन अल्फा, बीटा और गामा कणों के उत्सर्जन से वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि अगर किसी परमाणु के नाभिक से, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के नाभिक से क्या होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे अगर एक गामा कण उत्सर्जित होता है तो उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और उसी के बेसिस पे सोडी समूह विस्थापन नियम भी आधारित है जो हम अभी आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अल्फा कण उत्सर्जन या अल्फा उत्सर्जन, इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, अल्फा उत्सर्जन कह सकते हैं, अल्फा एमिशन कहा जाएगा इसको, अल्फा एमिशन के नाम से इसको बच्चों हम लोग जानेंगे, अल्फा उत्सर्जन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी परमाणु के नाभिक से, ठीक है, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से जब कोई अल्फा कण निकलता है बच्चों तो उसकी द्रव्यमान संख्या में, ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है और परमाणु संख्या आप कह सकते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, जब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 92 यूरेनियम 238 में से अगर हम कहें कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, जो नया परमाणु बनेगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो 90 है, तो एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो कितना कम हो जाएगा, 92 है, 2 कम होगा, कितना बचेगा बच्चों, 90 बचेगा। और यूरेनियम 238 है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में कितने कमी होती है, 4 की, 238 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पर आपको 234 मिल जाएगा। तो जो तत्व यहाँ पर आपका बनेगा, माने 2 परमाणु यहाँ पर बनेगा, उसका जो
परमाणु क्रमांक होगा वो 90 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी 34 हो जाएगी। तो फाइनली आपको याद यही रखना है, जब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होगा बच्चों, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके परमाणु क्रमांक में 2 के और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। क्लियर हो गई बातें। चलो भाई, अल्फा के लिए आप ध्यान रखेंगे, अल्फा का जब उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक, ध्यान दो ऐसे नोट कर लीजिएगा, परमाणु क्रमांक जो होगा बच्चों, परमाणु क्रमांक में क्या होगा, लिख सकते हैं 2 की कमी होगी। परमाणु क्रमांक में बच्चों 2 की कमी हो जाएगी। और उसके बाद हम द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे। द्रव्यमान संख्या जो होगी उसमें कितने की कमी हो जाएगी सर, उसमें 4 की कमी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है, जैसे कह देगा कि मान लो ऐसे लिख दिया 90, ठीक है, 90x 238 यहाँ पर या 234 ला करके यहाँ पर लिख दिया और आपसे बोला कि इसमें 2 अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, 2 अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। बताओ जो नया तत्व बनेगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखो बच्चों 90x 234 ये है हमारे पास, इसमें से 2 अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। ध्यान दो, 2 अल्फा कण इसमें से निकल रहे हैं। तो एक अल्फा कण जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तो 2 निकलेगा, 4 की कमी होगी, तो यहाँ बच्चों 86 हो जाएगा। सही है। और एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी है, तो 2 निकलेगा, तो कितने कमी होगी, 8 की, तो 226 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 26 4 30 4 34, तो ये नया आपका जो है परमाणु बन जाएगा। इस तरीके से तमाम प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 2 अल्फा कण का उत्सर्जन करने के लिए कभी कहेगा, कभी 3 अल्फा कण का उत्सर्जन करने के लिए कहेगा बच्चों। तो अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आराम से आप लोग उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखो बच्चों, कई सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर थोड़ा डिटेल में कम पढ़ाया करिए। बात सुन लीजिए हमारी, कई सारे बच्चे कहते हैं सर डिटेल में कम पढ़ाया करिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम एक टीचर हैं, पढ़ाने वाला काम एक टीचर ही कर सकता है। जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो हमारा नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको बहुत कम बताने का प्रयास करते हैं, फिर भी काफ़ी हद तक बता करके ही हमको मतलब चयन मिलता है। ऐसा नहीं जैसे मतलब थोड़ी सी चीज़ बता करके अलग हो गए तो मुझे लगता है कि हम एक टीचर का उत्तरदायित्व तो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें तो लोग बुक से पढ़ करके भी कर सकते हैं। हमारा काम है आपको समझाना, और समझाने वाला काम जो बच्चों हैं वो केवल एक टीचर ही कर सकता है। कोई यूट्यूबर या अलग प्रकार के जो लोग हैं वो केवल और केवल आपको मोटिवेट कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो टीचर नहीं है तो आपको केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दे सकता है, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है, आपसे जो है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन करा सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे करा सकता है। लेकिन अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे तो टीचर तो आपको पढ़ाएगा, उसको समझाएगा, जस्ट लाइक मी। तो हम एक टीचर हैं, हम जो है लॉजिक को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ज्ञान बताना सबके बस की बात है। ज्ञान कोई भी बता सकता है, नियम कानून कोई बता सकता है, लेकिन पढ़ा कोई एक टीचर ही सकता है। जो टीचर है वो जब पढ़ाएगा तो टॉपिक को ढंग से समझाने का पूरा प्रयास बच्चों जरूर से जरूर करता है। ठीक है, इसलिए हमारी फीलिंग को आप लोग समझने का प्रयास करिए। अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसके पहले देखो क्या हुआ कि हम किसी भी चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के आपके पास पहुंच जाएं तो मुझे खुद ये फील आता है कि मैंने ये चीज़ अपने बच्चों को बताई ही नहीं, तो उसके बेसिस पे हम उनसे क्वेश्चन कैसे पूछें। पहले हम उसको पढ़ाएं तब उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछें ना। जैसे अब यहाँ पर ये टॉपिक हम आपको सिखा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, तब इसके बेसिस पे जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको भी लगेगा कि बच्चों को मैंने ये पढ़ाया था तो उनको ये चीज़ आनी चाहिए। समझ आ रही है हमारी बात को ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बीटा की। बीटा उत्सर्जन जब होगा, बीटा का जब बच्चों इमिशन होगा तब क्या होगा। बीटा का जब इमिशन होगा तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बीटा का जब उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में 1 की बच्चों क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जो होती है बच्चों, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर हमने आपको अल्फा कण का उत्सर्जन सिखा दिया और बीटा कण का उत्सर्जन समझा दिया। समझ गए बच्चों। जैसे मान लीजिए अभी यही था 90x 234 था,
अब इसमें से कहा जाए कि एक बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो क्या हो जाएगा 91Y234 हो जाएगा, क्योंकि इसकी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु संख्या थी, जो परमाणु क्रमांक था, उसमें एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 90 इसका परमाणु क्रमांक था, इसमें एक की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया बच्चों, 91 हो गया। समझ गए बात को हमारी। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, गामा उत्सर्जन के बारे में। जब गामा कण का उत्सर्जन होता है तो उस सिचुएशन में उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। गामा उत्सर्जन की बात हम करेंगे बच्चों, गामा इमिशन की। तो ध्यान रखोगे बच्चों, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा, ध्यान समझ लेना, जो बच्चों परमाणु क्रमांक होगा और दूसरी चीज दो द्रव्यमान संख्या होगी, जो द्रव्यमान संख्या होगी बच्चों, वो दोनों की दोनों चीज़ें जो होती हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं। इसके उत्सर्जन से बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इन सभी टॉपिक पे कभी कभी मिक्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कह देता है कि किसी का परमाणु क्रमांक 90 है और द्रव्यमान संख्या 234 है। कह दे कि भैया इसमें से जो है एक बीटा कण निकलता है, उसके बाद एक गामा कण निकलता है। बताओ जो नया तत्व हमारा बनेगा उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी और द्रव्यमान संख्या क्या होगी और परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो 90 की जगह पे 91 हो गया और यहाँ दूसरा कोई एलिमेंट बन जाएगा, कोई एटम, और यहाँ पर 234 ही रहेगा। ठीक है, ये किससे बना बच्चों, यहाँ पर जो बीटा कण का उत्सर्जन हुआ उससे ये परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बीटा कण के उत्सर्जन से इसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो गई, लेकिन जो गामा कण अब उत्सर्जित होगा इसके बाद उसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी कहेगा एक अल्फा कण, उसके बाद एक बीटा कण, उसके बाद एक गामा कण, तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे जब ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, ठीक है, द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी होगी, और जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब गामा कण का उत्सर्जन होगा बच्चों तो उस सिचुएशन में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों की दोनों अपरिवर्तित रहती हैं, दोनों के दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को इतनी। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बच्चों सोडी समूह विस्थापन नियम। देखो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे आवर्त सारणी के बारे में, मैं भी पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में, आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यही जो आवर्त सारणी है उसी के लिए नियम दिया गया है बच्चों। आपको पता है जो आधुनिक आवर्त नियम है, जो आधुनिक आवर्त नियम है कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी हुई है बच्चों वो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखा गया, ये भी आप लोग जानते हैं। अब देखो यह सोडी समूह विस्थापन नियम क्या है, ये क्या बताते हैं। देखो कहते हैं जैसे कोई तत्व है या कह सकते हैं कोई परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु होगा, कहते हैं अगर कोई परमाणु है तो उसमें से अगर एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, एक अल्फा का उत्सर्जन होता है, ध्यान समझो बच्चों, कहते हैं जब उसमें एक अल्फा का उत्सर्जन होता है तो वो आवर्त सारणी में 2 स्थान, ध्यान देना बच्चों, आवर्त सारणी में 2 स्थान बाईं तरफ हो जाता है, बाईं तरफ खिसक जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, खिसक जाता है। सर ऐसा क्यों होगा, इसका भी कारण मैं आपको दूंगा, समझते चलिए। देखो बच्चों सोडी समूह का विस्थापन नियम जो है वो यही है कि उन्होंने कहा कि भाई चूंकि हम जानते हैं कि तत्व जो हैं वो आवर्त सारणी में जो रखे गए हैं उनको उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है, लिखा गया है। तो भाई जब उसका परमाणु क्रमांक 2 ठो कम हो जाए, क्योंकि भाई अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, और जब परमाणु क्रमांक की 2 कमी होगी तो 1 2 दूसरे 2 पीछे चलाएगा ना, 1 2 करके पीछे चलाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी तत्व के परमाणु में से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो वो आवर्त सारणी में 2 स्थान बाएं खिसक जाता है। 2 अल्फा कण उत्सर्जित होंगे तब आप समझ सकते हैं 4 स्थान खिसकेगा एंड सो ऑन। क्लियर है बातें, क्योंकि द्रव्यमान संख्या का उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या के आधार पर जो है आवर्त सारणी में तत्वों को नहीं रखा गया है। समझ में आ गई बातें। चलो भाई अगली हम लोग बात करते हैं बच्चों, उन्होंने बताया है
कि अगर कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, बीटा का उत्सर्जन होता है बच्चों, उसका एमिशन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अभी अभी हमने आपको सिखाया कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से, किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। और जब बच्चों परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी तो वह क्या होगा, एक स्थान दाहिनी ओर चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आवर्त सारणी में क्या होता है, एक स्थान दाईं ओर चला जाता है, एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। कौन भैया, वह तत्व का परमाणु एक स्थान दाईं ओर चला जाता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है भाई। और 2 स्थान बाईं ओर क्यों आता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट में जो आपका 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा और विश्वास करते हैं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आज आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, एक 9 AM पर मैथ्स का, 3 PM पर फिजिक्स का, और ये 7 PM पर आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल रहा है, केमिस्ट्री की क्लास मिल रही है। अगर आप लोगों ने तीनों क्लास को नहीं देखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समय कम है, अब आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। और आज मैंने लगभग 11:30-12 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसका लिंक, उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपके अंदर एक नया उत्साह और एक नया जुनून जरूर से ज़रूर जगेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।